हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक उपन्यास सुनाने वाले हैं जिसका नाम है हिममानव की रहस्य गाथा, जो रमापति तिवारी न्यू द्वारा लिखा गया है। यह विज्ञान के एक अनसुलझे तथ्य हिममानव पर आधारित दंत कथा है। हिममानव अर्थात यति का अस्तित्व हजारों सालों से दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। कई बार इस प्राणी को देखे जाने की बात कही जाती है। भारतीय सेना ने भी इसके पैरों के निशान देखे जाने का दावा किया है। आशा करते हैं कि आप सबको पसंद आएगा। इसमें 18 अध्याय हैं। पहला अध्याय है तपोवन में। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, शनत व्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन कुंज, जगत नश्वरता से लघुत्राण, लता पादप सुमनों के पुंज। जय शंकर प्रसाद। वह स्थान मध्य हिमालय में स्थित था। एक तरफ उत्तर की ओर तिब्बत का पठार था, चंद्रलोक पठार। दक्षिण में एक विशाल उच्च हिमावृत शिखर वाला पर्वत था, कालमेघ पर्वत। इसके दक्षिण में ढलान पर घास का मैदान, ऊबड़ खाबड़ तलहटी थी जो कि कंकड़ों पत्थरों से भरी हुई थी। सुदूर दक्षिण में शिवालिक की पहाड़ियां थी जिनके ढलान पर घने जंगल और झाड़ियां थी। कालमेघ पर्वत के ढाल पर भोजपत्र के पेड़ थे। एक पुरानी सी छोटी गुफा भी थी, ऋषि कंदरा, जिसमें एक तपस्वी बाबा योगी सत्यव्रत निवास करते थे। योगी बाबा चिरकाल से यहीं पर रहते आए थे। उनके बारे में किसी को भी ज्यादा कुछ पता नहीं था। हाँ, वे कभी कभी हरिद्वार अवश्य जाते थे। साल भर में कम से कम एक बार वहां पर वे स्वामी नित्यानंद के आश्रम में ठहरते थे। दोनों में बड़ा स्नेह था। वहां वे दोनों ही एकदम तड़के गंगा में स्नान करते, साथ साथ वापस आते, आध्यात्म पर चर्चा करते थे। एक बार जब योगी बाबा हरिद्वार गए तो स्वामी नित्यानंद ने उनसे एक आग्रह किया। पहले तो योगी नहीं माने, लेकिन बाद में तैयार हो गए। वास्तव में स्वामी नित्यानंद ने योगी सत्यव्रत के सामने प्रस्ताव ही ऐसा रखा था। स्वामी जी के साथ मैदानों से 3 खोजी आए थे, जिनमें से 2 लड़के, 1 लड़की थी। लड़की का नाम था कत्यूसा, एक लड़के का नाम था चार्ली और दूसरे का हर्ष। इन तीनों ने न्यूफोर्ड विज्ञान एकेडमी में शिक्षा पाई थी। न्यूफोर्ड अकादमी में प्रकृति विज्ञान की कई शाखाओं की शिक्षा एक साथ दी जाती थी। इस अकादमी की स्थापना प्रसिद्ध प्रकृतिविद सर न्यूफोर्ड ने की थी। उन्हीं की देखरेख में ये छात्र पूरा मानव विज्ञान पर शोध कर रहे थे। सर न्यूफोर्ड का मानना था कि मानव पूर्वजों की एक आदिम शाखा नियंडरथल के अस्तित्व के चिन्ह वर्तमान में भी मिले हैं, अर्थात धरती के कुछ दुर्गम और दूरस्थ स्थानों पर उनको खोजा जा सकता है। उन्होंने बिगफूट, हिममानव और यति पर काफी अध्ययन किया था। इसके अस्तित्व की संभावना भी व्यक्त की थी। इसी विश्वास के साथ इन 3 साहसी खोजियों को उन्होंने हिममानव की खोज में हिमालय भेजा था। स्वामी नित्यानंद के अनुसार ये तीनों खोजी हिममानव के अस्तित्व पर विश्वास रखते थे। उनमें से इस खोज अभियान के प्रति बड़ा जोश व उत्साह था। इसे पूरा करने के लिए उन्हें हिमालय के गहन और दुर्गम अंचलों में रहकर हिममानव नामक उस रहस्यमय आदिमानव की खोज करनी थी, जिसे लेकर पर्वतारोहियों ने तमाम दावे प्रमाणित करके दुनिया की जिज्ञासा जगा दी थी। हरिद्वार से रवाना होने से पहले स्वामी जी ने तीनों खोजियों को सावधान किया। योगी सत्यव्रत बहुत कम बोलते हैं, अतः वे उन्हें परेशान न करें। साथ ही स्वामी जी ने योगी सत्यव्रत से आग्रह भी किया कि वे तीनों को एक संरक्षक की भांति अपने पास शरण देंगे और उस इलाके से परिचित भी करा देंगे। अब तीनों खोजियों को योगी सत्यव्रत के साथ जाकर तपोवन में रहकर हिममानव की खोज का अभियान पूरा करना था। अगले दिन तीनों खोजी योगी सत्यव्रत के साथ रवाना हो गए। दिन भर चलने के बाद वे शाम को रास्ते में एक मंदिर में ठहरे। रात मंदिर में बिताने के बाद अगले दिन वे पुनः पैदल ही चल पड़े। संध्या होते होते वे लोग तपोवन में कालमेघ पर्वत पर स्थित ऋषि कंदरा में पहुंच गए। वह रात उन्होंने ऋषि कंदरा में सोकर बिताई। सुबह होने पर तीनों खोजी योगी बाबा के साथ तलहटी में स्थित एक झील पर गए। वहां उन्होंने नहा धोकर अपने आप को तरोताजा पाया। वहां से लौटकर तीनों ने योगी बाबा के द्वारा उपलब्ध कराया गया भोजन किया, जिनमें भुने हुए कंद और स्वादिष्ट फल थे। अब उन्हें यहाँ पर ऐसा ही भोजन खाकर गुजारा करना था, क्योंकि योगी बाबा ने उन्हें अपना खाने का सामान साथ ले चलने से रोक दिया था।
योगी सत्यव्रत भोजन करने के बाद अपनी उसी कंदरा में ध्यान साधना में लीन हो गए, जबकि तीनों खोजी वापस उसी झील के पास पहुंचे जहां पर एक पतली सी स्वच्छ जल की चमकीली धारा टेढ़े मेढ़े पथरीले मार्ग से आकर उस झील में गिरती थी। उस धारा का नाम था जोग धारा, जबकि झील का नाम था ज्ञान सरोवर। ये नाम उन्हें योगी बाबा से पता चले थे। तीनों धारा के पास चलते हुए झील के पास पहुंच गए। समीप ही उन्हें तमाम शिलाखंड नजर आए। वो उन पर बैठ गए और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने लगे। धारा का तेज बहता हुआ जल शिलाखंडों से टकराकर कल कल का मधुर संगीत उत्पन्न कर रहा था। तीनों खोजियों ने अपने आगे की योजना पर विचार विमर्श किया। अंत में निश्चय ये हुआ कि उस दिन शाम तक वे लोग योगी बाबा से उस इलाके का विस्तृत परिचय प्राप्त कर लेंगे, जिससे उन्हें अपना खोज अभियान प्रारंभ करने में ज्यादा वक्त बर्बाद न करना पड़ेगा। वहां से चलकर वे लोग घूमते हुए शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी तक गए, जहां पर घना जंगल था। जंगल पूर्व की ओर विस्तृत होता चला गया था। दोपहर तक इधर उधर वे लोग उत्सुकतावश घूमते रहे। उसके बाद कालमेघ पर्वत का दक्षिण पश्चिम में से अर्धचंद्राकार चक्कर लगाते हुए वे वापस कालमेघ पर्वत पर स्थित सिकंदरा लौट आए। एक ऊंचे शिलाखंड पर योगी सत्यव्रत खड़े थे। उनके एक हाथ में कमंडल था, दूसरा हाथ खाली था। उन्होंने केसरिया वस्त्र धारण कर रखा था। उनके बगल में ही कालमेघ पर्वत के समस्त चबूतरे नुमा पश्चिमी ढाल पर तीनों खोजी खड़े थे। चार्ली ने आस्तीन वाली एक सफेद टी शर्ट पैंट पहन रखी थी। हर्ष ने ट्रैक सूट पहना हुआ था, जबकि कत्यूषा ने स्पोर्ट सूट पहना हुआ था। तीनों के पैरों में स्लीपर थे, जबकि बाबा ने खड़ाऊ पहन रखी थी। योगी बाबा ने अपना खाली हाथ उठाया और कालमेघ पर्वत की ओर तर्जनी अंगुली से एक और इशारा करते हुए कहा, देखो उस पार देखो। घाटी के उस पार वहां से तिब्बत की सीमा प्रारंभ होती है और उस पठार का नाम है चंद्रलोक पठार। पठार के उत्तर में एक घाटी है, चंद्रलोक घाटी। वे थोड़ा ठहर गए। उसके बाद नजदीक सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, चंद्रलोक पठार और कालमेघ पर्वत के बीच एक गहरी और अंधेरी घाटी है, जिसमें धूप न पड़ने के कारण हर वक्त अंधेरा रहता है। इस गहरी घाटी से होकर एक धारा बहती है, जिसका प्रवाह तो ऊपर से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी आवाज अवश्य सुनाई पड़ती है। इस अंधेरी घाटी को पाताल खड्ड कहते हैं और इस नदी का नाम है काली नदी। ये पूर्व की ओर से एक घाटी से निकलती है, जो कि कालमेघ पर्वत के उत्तर में है। उस घाटी का नाम है चीखती घाटी। वहां पर चंद्रलोक पठार खत्म हो जाता है। उसके उत्तर में पुनः चंद्रलोक पठार का दूसरा हिस्सा है, सकरासा, जिसके आगे एक और घाटी है, मौन घाटी। मौन घाटी के उत्तर में चंद्रलोक पठार का विस्तार पुनः प्रारंभ हो जाता है, लेकिन पठार में एक दरार सी है, जिसमें से एक धारा उत्तर की ओर भूमिगत होती हुई निकल जाती है। उस दरार का नाम है संजीवनी द्रोही और धारा का नाम है अमृत धारा। यह धारा मौन घाटी में स्थित लोहित झील से निकलती है। वहीं पर कहीं एक रहस्यमय गुफा है, जिसका नाम है वानर गुम्फा, जबकि काली नदी चीखती घाटी में स्थित शीत कुंड से निकलती है। तीनों खोजी बड़े ध्यान से बाबा को सुन रहे थे। अब बाबा ने अपनी बात पूरी की तो कत्यूषा उत्सुकतावश पूछ बैठे, बाबा आखिर इन स्थानों के नाम किसने दिए? यहाँ ना तो कोई बस्ती है, ना कोई रहता है। बाबा ने उत्तर दिया, यहाँ की धाराओं और पर्वतों के नाम तो हम जैसे तपस्वियों ने ही दिए हैं, जबकि कुछ घाटियों और अन्य स्थानों के नाम पर्वतारोहियों के दिए हुए हैं। अगला प्रश्न चार्ली ने किया, बाबा चीखती घाटी के नाम का क्या रहस्य है? बाबा ने तुरंत उत्तर दिया, देखो बेटा, ये नाम किसने और कब रखा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस घाटी में सुनसान रातों में चीखती हुई विलाप सी करती हुई आवाजें सुनाई पड़ती हैं। शायद इसी कारण उसका नाम चीखती घाटी पड़ गया। लेकिन बाबा मौन घाटी का नाम क्या रहस्य छिपाए हुए है? हर्ष ने पूछा। क्योंकि वहाँ हमेशा शांत वातावरण रहता है, हवाएं भी मंद गति से चलती हैं, बाबा ने उत्तर दिया। कत्यूषा की नजरें चंद्रलोक पठार की तरफ थी। उसके मन में एक सवाल उठा, बाबा उस पठार का नाम चंद्रलोक क्यों है?
योगी सत्यव्रत ने उत्तर दिया, बेटी ये नाम तो तिब्बतियों का रखा हुआ है। तिब्बती लोग हर साल बुद्ध पूर्णिमा पर यहाँ आते हैं। इस पठार पर चांदनी रात में नाचते गाते हैं, उत्सव मनाते हैं और देवी देवताओं को चढ़ावा चढ़ाते हैं। उनका विश्वास है कि इस पर्वत पर चंद्रलोक के निवासी उतरते हैं और उनके चढ़ावे को भोजन को स्वीकार करते हैं। चार्ली के मन में एक और अजीब सा प्रश्न उठा, लेकिन इस पर्वत जिस पर हम खड़े हैं का नाम कार्मिक पर्वत क्यों पड़ा, और क्या तिब्बती लोग यहाँ पर भी कभी आते हैं? बाबा ने अपने वर्णन को आगे बढ़ाते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं। तिब्बतवासी चंद्रलोक पठार से काली नदी को पार करके काल्मिक पर्वत तक कभी नहीं आते, क्योंकि वो मुश्किल से 2-4 दिन ही चंद्रलोक पठार के उस पार घाटी में ठहरते हैं। इसके अलावा काल्मिक पर्वत और चंद्रलोक पठार के मध्य में यह पाताल खड्ड इशारा करते हुए है। यह सैकड़ों फीट गहरा और चौड़ा है। इसे पार करना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि इस काल्मेघ पर्वत का दक्षिणी ढाल एकदम खड़ा है। दूसरी बात, इसमें चंद्रलोक पठार की ओर से अपेक्षाकृत धीमे ढलान से उतरना भी जानलेवा तो ही है। यदि कोई उस तरफ से पाताल खड्ड में उतरता भी है तो काली नदी का बर्फीला पानी और उसका तेज प्रवाह अवश्य उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। और रही काल्मेघ पर्वत के नाम की बात, तो इसका कारण है कि सावन भादों के महीनों में इस पर्वत की ढाल पर चढ़ते हुए बादल इसकी गगनचुंबी बर्फीली चोटियों से टकरा टकरा कर काले घने भयंकर गर्जना करते मेघ का रूप धारण कर खूब बरसते हैं। यहाँ वर्षा रुक रुक कर कई दिनों तक जारी रहती है। यही कारण है कि इस पर्वत का नाम काल्मेघ पर्वत पड़ गया। प्रश्नों और उत्तरों का सिलसिला जारी था। प्रश्नों का जन्म जिज्ञासा से होता है और उत्तर अनुभव से आते हैं। कत्यूषा ने देर से दबी जिज्ञासा को प्रकट किया एक प्रश्न के रूप में, बाबा वानर गुम्फा नाम का इतिहास क्या है? बाबा की नजरें उत्तर पूर्व की ओर घूम गईं। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक बार जब भारत में अंग्रेजों का राज्य था, तभी एक ब्रिटिश सैनिकों की टुकड़ी सैनिक अभियान पर तिब्बत जा रही थी। उस टुकड़ी में अधिकांशतः भारतीय सिपाही थे। उसी टुकड़ी के कुछ सैनिकों ने दावा किया कि उन्हें बिना पूंछ के नर वानरों को मौन घाटी में स्थित एक गुफा के आस पार विचरण करते देखा था। सैनिकों के देखते ही नर वानर एक अंधेरी गुफा में गायब हो गए। चूंकि फौज की वह टुकड़ी एक ही रात के लिए यहाँ ठहरी थी, उन्हें आगे बढ़ने की जल्दी थी, इसीलिए उन्होंने ज्यादा छानबीन नहीं की। उन्हीं लोगों ने उस गुफा को वानर गुम्फा का नाम दिया। बातचीत का सिलसिला यहीं पर समाप्त हो गया। योगी सत्यव्रत तीनों के साथ लेकर वापस ऋषि कंदरा में लौट आए। उन्होंने तीनों खोजियों को यह भी बता दिया कि 3 दिन तक कंदरा के अंदर ही रात में सोना है। तपोवन में उपलब्ध कंद मूलों पर गुजारा करना है, जिससे वे लोग यहाँ की जलवायु के अभ्यस्त हो जाएं, अन्यथा वे बीमार पड़कर वापस जाने पर मजबूर हो सकते हैं। यह अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ।